साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे। इंडियन इकोनॉमी में आज हमारी ये तीसरी क्लास होगी और इस क्लास में हम मुद्रास्फीति पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, फिर हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, फिर उसको नियंत्रित करने के लिए जो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीतियाँ अपनाई जाती हैं उनके क्या फीचर्स हैं, मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में मल्टीपल पूछे जाते हैं। राइट, ये सभी क्लासेज आपको हमारे इस 70 बीपीएससी डेडिकेटेड संकल्प बैच में प्रोवाइड की जाती हैं। हालांकि क्लासेज आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर इन क्लासेज की आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको हमारे इस 499 का जो बैच है संकल्प बैच 17 बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड प्रीलिम्स ओरिएंटेड, इससे आप जुड़ सकते हैं। नंबर हमारा है 6306473800। चलिए क्लास को अपनी शुरू करते हैं और मुद्रास्फीति पर सबसे पहले बात करते हैं। मुद्रास्फीति क्या होता है, इसको पहले साधारण भाषा में समझ लीजिए। मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब है कि मार्केट में मुद्रा का अधिक बढ़ जाना। मार्केट में मुद्रा का अधिक क्या बढ़ जाना, मुद्रा की जो मात्रा होती है वो अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो मुद्रा होती है उसकी जो परचेजिंग पावर होती है, जो क्रय शक्ति होती है या उसकी जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, वैल्यू या इसका मूल्य जो होता है मुद्रा का वो कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, वस्तुओं की जो कीमत होती है, वस्तुएं हों या सेवाएं हों, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। सीधी सी बात है, अगर आपके पास मुद्रा ज़्यादा आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी दुकानदार को अगर कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जितना पैसा वो मांगेगा उतना आप दे देंगे। कारण क्या होता है कि आपके पास मुद्रा अधिक होती है, पैसा अधिक होता है। तो जब मार्केट में मुद्रा अधिक हो जाती है तो वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं और इससे क्या होता है, मुद्रा की जो परचेजिंग पावर होती है, परचेजिंग पावर का मतलब उदाहरण से समझिए कि आप 100 रुपए की वस्तु पहले खरीद रहे थे जब मुद्रास्फीति नहीं थी, लेकिन मुद्रास्फीति के आने के बाद वही वस्तु आप खरीद रहे हैं 200 रुपए की। तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर जो परचेजिंग पावर है मनी की वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वस्तु वही है लेकिन अब आपको पैसा यहाँ पर ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो मुद्रा की वैल्यू है वो कम हो गई है। जहां आपको 100 रुपए में उतनी वस्तु मिल रही थी, वहीं अब वही वस्तु 200 रुपए में मिल रही है। तो ऐसे में आप मुद्रास्फीति को समझ सकते हैं आसानी से। अगर इसको स्ट्रक्चर वे में हम कहें, इसको डिफाइन करें तो कह सकते हैं कीमतों के सामान्य मूल्य स्तर में क्रमिक वृद्धि और समय के साथ मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है तो उसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति। यानी अर्थव्यवस्था में अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में वृद्धि से है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है, जब हम मुद्रास्फीति कहेंगे इसका मतलब है कि जितनी भी वस्तुएं सेवाएं होंगी उन सभी में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कोई पर्टिकुलर कोई एक वस्तु या कोई किसी एक छोटे से समूह की वस्तुएं हैं वो अगर बढ़ रही हैं तो उसको हम मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। वो बस क्या होती है, सापेक्ष मूल्य में वृद्धि होती है कंपेयर टू अदर गुड्स एंड सर्विस के। राइट, जब सभी वस्तुएं सेवाओं के मूल्य क्रमिक रूप से बढ़ते हैं तब आपको वहां पर बताना होगा कि मुद्रास्फीति है। उदाहरण के लिए हमने नीचे इसको और भी आसान करने के लिए एक एग्जाम्पल दे दिया है कि मान लीजिए 1 जनवरी 2023 को 100 रुपए में जितनी वस्तुएं आप खरीदते थे, 1 जनवरी 2024 से उतनी ही वस्तुएं खरीदने के लिए आपको 200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यानी जितनी वस्तुएं आप 1 जनवरी 2023 को 100 रुपए में खरीद लेते थे, उतनी ही वस्तु खरीदने के लिए आपको 1 जनवरी 2024 को 200 रुपए देना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको 100% की मुद्रास्फीति देखने को मिल रही है। मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो मार्केट में मुद्रा ज़्यादा हो जाती है, तभी आप उतनी ही वस्तु के लिए ज़्यादा पैसा पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी परचेजिंग जो पावर होती है, जो उसकी क्रय शक्ति क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वस्तु उतनी है और आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी उसकी वैल्यू गिर गई है। वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं मुद्रास्फीति में। तो मुद्रास्फीति को आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग मुद्रास्फीति के प्रकार देखते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक तो मुद्रास्फीति की दर के आधार पर, यानी जब परसेंटेज में बढ़ोतरी होती है तो अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग प्रकार का आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। और दूसरा देखेंगे कारण के आधार पर, डिमांड और सप्लाई जो होती है उसके आधार पर कैसे इन्फ्लेशन आती है। तो सबसे पहले हम लोग मुद्रास्फीति के दर के आधार पर देख लेते हैं। जब मुद्रास्फीति में एक अंकीय वृद्धि होती है तब उसको कहते हैं हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन या लो इन्फ्लेशन, हिंदी में कहेंगे रेंगती हुई मुद्रास्फीति या अल्प मुद्रास्फीति। ये जरूरी है हिंदी इंग्लिश दोनों का नाम, क्योंकि आपको कभी कभार एग्जामिनर जो है देवनागरी लिपि में इंग्लिश का वर्ड लिख के दे देता है। तो ऐसे में याद रखिएगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन या रेंगती हुई मुद्रास्फीति, और इसी को कहते हैं हम लोग अल्प मुद्रास्फीति। यानी यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में मुद्रास्फीति आती है, एक अंकीय होती है। राइट, जैसे मान लीजिए कि आरबीआई के द्वारा जो प्रेजेंटली मुद्रास्फीति की जो हेल्दी रेंज है उसको जो डिसाइड किया गया है वो है 2 से 6 के बीच में होनी चाहिए। राइट,
2 से 6 के बीच अगर मुद्रास्फीति रहती हो तो बेहतर मानी जाती है। लेकिन मान लीजिए वो 6 से बढ़कर 8 हो जाती है, 9 हो जाती है, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक अंकीय मुद्रास्फीति वृद्धि हो रही है, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। तो ऐसे में उस तरीके की मुद्रास्फीति को हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। लेकिन जब ये मुद्रास्फीति 2 या 3 अंकीय हो जाती है, अब मान लीजिए 6 प्रतिशत जो है मुद्रास्फीति मैक्सिमम आरबीआई के द्वारा डिसाइड की गई है भारत की। अब ये 6 से बढ़कर 10, 15, 20, 100%, 200% हो जा रही है, तो उसको कहेंगे कि मुद्रास्फीति में तीव्रतर बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसे में इसको हम नाम देते हैं तीव्र या सरपट मुद्रास्फीति, और इंग्लिश में कहेंगे इसको हम लोग ट्रोंटिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ट्रोटिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और हिंदी में कहेंगे तीव्र या सरपट मुद्रास्फीति। इसमें 2 अंकीय या 3 अंकीय मुद्रास्फीति होती है। अब जब मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है, कई करोड़ प्रतिशत तक मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो उसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, अधि मुद्रास्फीति। और एग्जाम्पल आप 2008 का देख सकते हैं कि जिम्बाब्वे में लगभग 23 करोड़ प्रतिशत की मुद्रास्फीति हुई है। तो जब ऐसे में एक व्यापक स्तर पर एक बड़े पैमाने पर इन्फ्लेशन होता है तो उसको कहते हैं हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन, राइट। तो हम लोगों ने मुद्रास्फीति की दर के आधार पर इन्फ्लेशन के टाइप्स देख लिए हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जहां 1 अंक की होती है, ट्रोटिंग या गैलोपिंग मुद्रास्फीति जहां 2 या 3 अंक की होती है, और ऐसी मुद्रास्फीति जो अनलिमिटेड होती है, नियंत्रण से बाहर होती है, कई करोड़ 100% तक वो पहुंच जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, कई लाख करोड़ प्रतिशत जब वो हो जाती है, राइट। अब हम लोग कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार देख लेते हैं। तो कारणों के आधार पर जो पहला टाइप्स है इन्फ्लेशन का वो है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, यहाँ पर जो वस्तुएं होती हैं उनके उत्पादन में कमी आती है, इसलिए सप्लाई में भी उनमें कमी आ जाती है, और आपके पास पैसा अधिक है, मार्केट में पैसा अधिक है, और जब आप डिमांड कर रहे हैं और वस्तुएं मार्केट में उतनी नहीं है, तो बेचने वाला क्या करता है, डिमांड को देखकर क्या करता है, रेट बढ़ा देता है। सीधी सी बात है, अगर आप दुकान जाएं और दुकान में देख रहे हैं कि उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो बेचने वाला क्या करता है, देख कर कि ग्राहक बहुत सारे लेने वाले हैं और सबके पास पैसा भी भर भर के है, तो फिर वो क्या करता है, अपने जो उत्पाद की कीमत है उसको बढ़ा देता है। इसी को कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। बिना उत्पादन या आपूर्ति का स्तर बढ़े हुए लोगों के हाथों में अतिरिक्त मुद्रा का आना, अर्थात लोगों के पास रुपया बहुत ज़्यादा होना लेकिन खरीदने हेतु वस्तुएं कम होती हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति हो जाती है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे सरकारी व्यय या वेतन में वृद्धि हो जाए, सार्वजनिक उधारी व नोटों की छपाई ज़्यादा हो जाए, यानी मार्केट में अधिक नोटें आ जाएं, सरकारी व्यय में बढ़ोतरी हो जाए, लोगों की जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो जाए, तो इससे क्या होता है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है और मार्केट में जो सामानें हैं वो कम होती हैं, तो क्या करते हैं, पैसा अधिक होने के कारण उनकी अधिक डिमांड करते हैं। जब उनकी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है तो उसका रेट अपने आप बढ़ जाता है, और इसको कहते हैं हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझ गए। ये सब डेली लाइफ में आप स्वयं महसूस करते होंगे, इसलिए टॉपिक आपको बहुत कठिन नहीं लगेगा। बस आपको मुद्रास्फीति में 3 बातों को याद रखना है कि आपके पास पैसा बहुत हो गया है। जब पैसा हो गया तो आप हर चीज़ को खरीदने की कोशिश करेंगे। जब आप हर चीज़ को खरीदने की कोशिश करते हैं किसी भी कॉस्ट में, तो उसमें क्या होता है, अगर सामान कम होती है मार्केट में तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। एक चीज़ तो ये समझिए, और ये होती है आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अच्छा, जब पैसा ज़्यादा होता है तो पैसे की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, और जब पैसा ज़्यादा हो रहा है तो वस्तुओं की कीमतें, जो सेवाओं की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। बस यही इन्फ्लेशन है, बस इनके अलग अलग टर्मिनोलॉजी को हमको समझना है। तो लोगों के पास अधिक पैसा होगा, वस्तुओं की जो आपूर्ति और उत्पादन होगा उसमें कमी होगी, तो यहाँ पर मांग जनित मुद्रास्फीति आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है वो अगर बन रहा है, उसमें ज़्यादा लागत लग रही है, तो वो सीधी सी बात है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप कुछ सामान बेचते हैं और बेचने के लिए आपको उस सामान को बनाने में के लिए अधिक अगर लागत लग रही है, तो आप उस लागत को किससे वसूलेंगे, जिसको बेचेंगे। तो वैसे में भी आप देखते हैं वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो उत्पादन के कारणों की लागत, जैसे मजदूरी अगर बढ़ जाती है, कच्चा माल बढ़ जाता है जिससे आप उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, में बढ़ोतरी की वजह से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। यदि इस दौरान लोगों के पास अतिरिक्त मुद्रा की वृद्धि होती है, एक चीज यहाँ पर याद रखना है कि मान लीजिए लागत बढ़ती है और लोगों के पास पैसा नहीं है, तो फिर उसकी कीमत उतनी नहीं फ्लैक्चुएट करेंगी। मुद्रास्फीति का बढ़ने का सबसे मेन जो कारण होता है लोगों के पास अधिक पैसा होना। तो लोगों के पास अधिक पैसा है और अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में अधिक कॉस्ट आ रही है, तब भी लोग क्या कर देते हैं, उस महंगी वस्तु को भी वो खरीद लेते हैं। तो कीमतों में वृद्धि हो रही है, लोगों के पास पैसा है तो उसको ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार हैं। तो वैसे में भी जो मुद्रास्फीति होती है वो लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है।
उत्पादन के कारकों की लागत जैसे मजदूरी, कच्चा माल में बढ़ोतरी की वजह से वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। यदि इस दौरान लोगों के पास अतिरिक्त मुद्रा की वृद्धि होती है तो ऊंची कीमतों पर भी लोग खरीदारी करने लगते हैं। इससे लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। लोगों के पास मुद्रा अधिक है, वस्तुओं की उत्पादन लागत ज्यादा हो रही है, इससे क्या हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं और इसको कहते हैं हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति को आप मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि सरकारी नीतियां या फिर अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जैसे मौसम या ऋतु संबंधी बाधाओं के कारण अगर आपूर्ति में कोई बाधा आती है तो उससे जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ती है उसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो बोटलनेक अवरोध कारक मुद्रास्फीति भी इसको कहते हैं, इस चीज को याद रखना। बोटलनेक या फिर अवरोध कारक मुद्रास्फीति इसी संरचनात्मक मुद्रास्फीति को कहते हैं। सरकारी नीतियों के कारण, मौसम या ऋतु संबंधी आपूर्ति में आने वाली बाधाओं के कारण समय समय पर ऐसी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में मुद्रास्फीति अधिकांशतः संरचनात्मक कारकों के कारण होती है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है कि भारत में किस तरीके की मुद्रास्फीति अधिकांशतः देखने को मिलती है, तो संरचनात्मक कारकों के कारण भारत में अधिकांशतः मुद्रास्फीति आपको देखने को मिलेंगी। अब आता है अंतर्निहित, या इसको कहते हैं वेतन मूल्य मुद्रास्फीति, इंग्लिश में कहते हैं इसको बिल्ट इन या फिर वेजेज प्राइस इन्फ्लेशन। वेजेज प्राइस इन्फ्लेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कीमत, अपनी जो मजदूरी होती है उसको बढ़वाते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं। वैसे में जो फैक्ट्रियाँ होती हैं या फिर जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं उस मजदूरी को बैलेंस करने के लिए अपने प्रोडक्ट की कीमतों को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, और उसी को कहते हैं अंतर्निहित मुद्रास्फीति। तो ये मार्केट में आप देखेंगे अपने आप जो है इन्वॉल्व होती है। जब भी वेतन बढ़ता है और आपको कोई वेतन दे रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए जो आपका मालिक होगा, जो फैक्ट्री चला रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए वो अपनी कीमतों को बढ़ा देता है। तो वैसे में जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उसको कहते हैं अंतर्निहित मुद्रास्फीति या वेज प्राइसेस इन्फ्लेशन। प्रायः मजदूरी और कीमतों के बीच फीडबैक लूप के कारण इसे आपको देखने को मिलता है। जब श्रमिक अधिक वेतन की मांग करते हैं तो व्यवसाय बढ़ी हुई श्रम लागत को कवर करने के लिए कीमतें बढ़ा देते हैं। भाई कोई भी व्यवसाय हो वो अपनी जो कीमत बढ़ रही है उसको प्रोडक्ट को बनाने में वो कहाँ से वसूलता है, वो जो खरीदते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं उन्हीं से वसूलता है। तो कंज्यूमर एक प्रकार से मजदूर भी होते हैं। तो मजदूर एक तरफ वेतन को बढ़वाते हैं, दूसरी तरफ क्या होता है, प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, तो वो बैलेंस हो जाती है। इसलिए भारत में कहा भी जाता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका जो प्रमुख लक्षण है वो है कीमतों में वृद्धि। और ये कई बार प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, कीमत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, जिसके कारण मजदूरी में वृद्धि होती है तो भी परिणामी लाभ क्या होता है, कम होता है। यानी कीमतें बढ़ने के कारण क्या होता है, जो मजदूरी वेतन में वृद्धि भी होती है तो उसका परिणामी लाभ मजदूरों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि बढ़ी हुई कीमत मजदूरों के बढ़े हुए वेतन को क्या कर देती है, प्रतिसंतुलित कर देती है। अब हम लोग मुद्रास्फीति के कुछ अन्य रूप भी देखेंगे, जैसे मुद्रा अपस्फीति। जब आपको मुद्रा अपस्फीति कहा जाए, इंग्लिश में कहते हैं इसको डिफ्लेशन। डी इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मुद्रास्फीति का बिल्कुल अपोजिट, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर गिरावट आती है। हमने स्फीति में क्या देखा था कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी, लेकिन जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्रमिक रूप से गिरावट होती है तो उसको कहते हैं मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति जो होती है वो वार्षिक रूप से 0% से नीचे भी गिर सकती है और ऐसे में यह मंदी में बदल सकता है, इसलिए मुद्रा स्फीति से खतरनाक मुद्रा अपस्फीति होता है। मुद्रा जब अपस्फीति होगा तो मार्केट में पैसा नहीं होगा, जब मार्केट में पैसा नहीं होगा तो इन्वेस्टर नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो एक तरीके से वो अवस्था रिसेशन में चले जाती है और रिसेशन से भी आगे बढ़कर वो डिप्रेशन में बदल जाती है, मंदी का दौर आ जाता है। तो माना जाता है कि स्फीति तो कंट्रोल में है जब तक वो एक स्तर पर बढ़ रही है, लेकिन अपस्फीति और भी खतरनाक हो जाता है जब 0% से नीचे मुद्रास्फीति आने लगती है, क्योंकि वहां पर बेरोजगारी दर बढ़ने लगता है, मार्केट में पैसा खत्म हो जाता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, अगर मुद्रा अपस्फीति आ जाए तो हम इसको कैसे नियंत्रित करेंगे, तो सीधी सी बात है कि मार्केट में मुद्रा को प्रवाहित करके, तो ऐसे में जो आरबीआई होता है वो हिनार्थ प्रबंधन के द्वारा नए नोटों को छापता है। तो इस चीज को याद रखना, नए नोटों का छापा जाना क्या होता है, हिनार्थ प्रबंधन कहलाता है। अच्छा, ये मुद्रा अपस्फीति को हम नियंत्रित कर रहे हैं नोटों को छाप कर, और यही सब कारण बनते हैं मुद्रा स्फीति के, क्योंकि जब मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाएगा तो मुद्रा स्फीति हो जाएगा। कभी कभी अपस्फीति को बैलेंस करने में जो प्रयास किए जाते हैं वो अगर नियंत्रित हो जाते हैं, उनका सही से क्रियान्वयन नहीं होता है, तो फिर यही बाद में इन्फ्लेशन में भी
चेंज हो जाता है, इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो हिनात प्रबंधन को अगर सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाता है, यानी नए नोटों को उतनी मात्रा में नहीं छापा जाता है जितनी की जरूरत है, तो फिर मार्केट में अधिक पैसा भी हो जाता है, तो फिर मुद्रास्फीति हो जाती है। तो अपस्फीति के जो नियंत्रण के उपाय हैं, यही आप देखेंगे मुद्रास्फीति का कारण भी बनते हैं, राइट। तो नियंत्रण के उपाय क्या हैं अपस्फीति के, कि मार्केट में नया पैसा लाना है, मार्केट में पैसा लाना है, तो इसके लिए आरबीआई जो है नए नोटों को छाप सकता है हिनार्थ प्रबंधन के माध्यम से। मुद्रा निर्गमन कर सकता है, सरकारी व्यय और वेतन में वृद्धि की जा सकती है ताकि लोगों के पास अधिक पैसा आए। करारोपण में कमी करके, जब टैक्स कम पड़ेगा तो लोगों को कम पैसा देना पड़ेगा, इससे भी क्या होगा, मुद्रा जो है मार्केट में आएगी। जब लोगों के पास पैसा होगा तो डिमांड भी बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ती है, तो पैसा होना भी बहुत जरूरी है मार्केट को चलने के लिए। निर्यात में वृद्धि की जा सकती है, निर्यात में वृद्धि होगी तो पैसा जो है वो अन्य कंट्रियों से आएगा। आयात में कमी की जाएगी, क्योंकि जब हम आयात करते हैं तो पैसा देते हैं और देने के लिए पैसा मार्केट में कम है, तो ऐसे में आयात में कमी करके, निर्यात में वृद्धि करके हम मुद्रास्फीति से अपस्फीति से उबरते हैं, राइट। ये तो हो गया मुद्रा अपस्फीति। आगे बढ़ते हैं, आगे है मुद्रा संस्फीति, या इसको कहते हैं प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति, रिफ्लेशन। जब मुद्रास्फीति व्यापक स्तर पर हो जाती है और मार्केट जो है वो अनबैलेंस होने लगती है, वैसे में सरकार जो है कुछ नीतियों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है, और इसको कहते हैं बेरोजगारी घटाने तथा मांग बढ़ाने के लिए मंदी से छुटकारा मिले, ताकि मार्केट जो है वो मंदी की तरफ ना मुंह करे। ऐसे में जानबूझकर जो है सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति को बढ़ाया जाता है, और मुद्रास्फीति बढ़ाने के लिए यही सब उपाय हैं जो अभी हमने ऊपर बताया, नए नोटों को छापना, सरकारी व्यय बढ़ाना, लोगों के वेतन में वृद्धि करना, टैक्स को कम करना, निर्यात में वृद्धि करना और आयात में कमी करना। तो इन सबके कारण जब सरकारी पॉलिसीज के माध्यम से जानबूझकर ऐसा किया जाता है, मुद्रास्फीति को बढ़ाया जाता है ताकि अपस्फीति से हम बाहर निकल सके, तो उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेशन, यानी प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति। इसको जानबूझकर किया जाता है, राइट। स्थगन जन्य मुद्रास्फीति क्या होती है, स्टैगफ्लेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर इन्फ्लेशन। इसमें होता क्या है, स्थगन जन्य मुद्रास्फीति में ये अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति दोनों उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की मुद्रास्फीति का प्रबंधन करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि फिलिप्स वक्र जो कहता है, फिलिप्स वक्र होता है जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य ट्रेड ऑफ स्थिति को दर्शाता है। ट्रेड ऑफ स्थिति क्या होती है, कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो क्या होता है, बेरोजगारी की जो दर है वो घटती है। कारण क्या होता है, मार्केट में जब पैसा होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नई फैक्ट्रियां, नए औद्योगिक कारखाने खुलते हैं, लोग अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करते हैं जब उनके पास ज्यादा पैसा होता है, तो वैसे में रोजगार जो है डेवलप होता है, राइट। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है स्टैगफ्लेशन में कि मुद्रास्फीति भी है और बेरोजगारी भी है। मुद्रास्फीति है तो अब कंपेयर टू बेरोजगारी की दर घटनी चाहिए, लेकिन जब ये फिलिप्स वक्र जो है ये गलत साबित होने लगता है तो उसी को कहते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन। जैसे इस टाइम देखा जा रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति भी है और बेरोजगारी की दर भी है, और इसको नियंत्रित करना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे हम बेरोजगारी को कम करने के लिए मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं तो वो मुद्रास्फीति और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब है, कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों उच्चतम स्तर पर होते हैं। इस प्रकार की मुद्रास्फीति का प्रबंधन करना कठिन होता है, क्योंकि बेरोजगारी को कम करने के लिए ही सरकार क्या करती है, इन्फ्लेशन को जनरेट करती है, लेकिन मार्केट में पहले से ही इन्फ्लेशन है, अगर और भी इन्फ्लेशन बढ़ाएगी तो फिर मार्केट के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बन जाती है, राइट। तो ये स्थिति फिलिप्स जो वक्र है मुद्रास्फीति बेरोजगारी के मध्य जो ट्रेड ऑफ स्थिति को दर्शाता है उसको ये गलत साबित करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि फिलिप्स वक्र को निम्नलिखित में किस प्रकार की मुद्रास्फीति गलत साबित करती है, तो आप क्या बताएंगे, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में बेरोजगारी मुद्रास्फीति दोनों जो है उच्चतर स्तर पर होती है, लेकिन सामान्यता होना क्या चाहिए, फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति जब बढ़े तो बेरोजगारी कम होनी चाहिए। तो फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है, इस चीज को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फिलिप्स वक्र का संबंध है मुद्रास्फीति बेरोजगारी से, या फिर अन्य ऑप्शन बना दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि फिलिप्स वक्र का संबंध मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य संबंध से है। मुद्रास्फीति जो है वो डायरेक्ट अपोजिट होता है बेरोजगारी से, अनएम्प्लॉयमेंट से। इस वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति बढ़ने पर बेरोजगारी कम होती है, और जब मुद्रास्फीति कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। इसलिए एक स्तर पर माना भी जाता है कि मुद्रास्फीति मार्केट में होनी चाहिए ताकि लोगों के पास पैसा रहे, इन्वेस्ट होता रहे और रोजगार वहां बढ़ता रहे। हालांकि इन्फ्लेशन उतना भी ना बढ़ जाए कि वो फिर कई गुना हो जाए, उससे क्या हो कि मुद्रा की जो वैल्यू है बिल्कुल ही कम हो जाए, तो वो भी हमारे लिए खतरनाक होता है। तो एक स्तर पर होना चाहिए मुद्रास्फीति ताकि डिमांड सप्लाई बनी रहे और मार्केट में
जो रोजगार है उसका क्रिएशन होता रहे, राइट। और फिलिप्स वक्र यही बताता है कि अगर मुद्रास्फीति एक समान स्तर पर है तो बेरोजगारी को वो कम करती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन क्या कहता है कि मुद्रास्फीति भी होगी और बेरोजगारी भी होगी, और ये जो है देखते हैं ये काफी जटिल समस्या हो जाती है जब ये हमारे देश में आती है, और इस टाइम स्टैगफ्लेशन की स्थिति आप भारत में देख सकते हैं। अगली है तिरछी मुद्रास्फीति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। तिरछी मुद्रास्फीति क्या होती है? या स्थिर मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति अभी हमने आपको बताया है कि एक स्थिर तथा सतत सभी वस्तुओं में मूल्य में जब वृद्धि होती है, यानी सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जब क्रमिक वृद्धि होगी तो हम कहते हैं उसको इन्फ्लेशन। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर विशेष वस्तुओं में अगर वृद्धि हो रही है, मान लीजिए कोई वस्तु है उसकी डिमांड ज्यादा होने लगी है, तो सीधी सी बात है वहां पर आप देखेंगे सापेक्षिक मूल्य वृद्धि। जैसे त्योहारों में होता है, मान लीजिए नवरात्र आने वाली है तो नवरात्र में क्या होता है, फलों की डिमांड बढ़ जाती है, तो आप देखेंगे नवरात्रि में फल महंगे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल फल मार्केट में महंगे हो गए तो मुद्रास्फीति आ गई, नहीं। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि मार्केट की सभी वस्तुओं सेवाओं में क्रमिक वृद्धि। तो मुद्रास्फीति और सापेक्षिक मूल्य वृद्धि, सापेक्षिक मूल्य वृद्धि का यही मतलब होता है कि एक विशेष वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में हुई जो मूल्य वृद्धि होती है, इन दोनों के मध्य ये अंतर को दर्शाता है तिरछी मुद्रास्फीति। तिरछी मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है वो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की विषमता देखने को मिलती है। यानी स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, ये आपको क्षेत्रीय स्तर पर देखने को मिलता है। कोई सामान किसी क्षेत्र में सस्ती है तो कोई सामान किसी क्षेत्र में महंगी होगी, तो उसको हम कहते हैं तिरछी मुद्रास्फीति या स्क्यू इन्फ्लेशन। तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की विषमता देखने को मिलती है। अब आता है श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। श्रिंकफ्लेशन को छिपी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ये कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुद्रास्फीति छिपी हुई मुद्रास्फीति है, तो आप क्या जवाब देंगे? श्रिंकफ्लेशन एक छिपी हुई मुद्रास्फीति है। कीमतों को बिना बढ़ाए हुए उसकी मात्रा में कमी करना ही क्या होता है? श्रिंक इन्फ्लेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए पार्ले जी एक अच्छा एग्जांपल है। पार्ले जी पहले आप जानते हैं 5 रुपए का जो पैकेट होता था उसमें 14 से 16 बिस्किट निकलते थे, लेकिन अब देखते हैं कि 5 रुपए जो बिस्किट का पैकेट है वो 5 रुपए ही है। यानी कीमतों को नहीं बढ़ाया जा रहा है, बस उसकी मात्रा को कम कर दिया जा रहा है, और 5 की जगह अब 8 बिस्कुट या 7 बिस्कुट आते हैं। तो मुद्रास्फीति तो हुई है लेकिन आपको दिख नहीं रही है। यहाँ देख रहे हैं कि कीमतें पैकेट की नहीं बढ़ाई गई हैं, उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया गया है। तो ऐसे में जो इन्फ्लेशन होती है उसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन के बाद एक होता है कोर मुद्रास्फीति, जिसको हम कहते हैं मर्म मुद्रास्फीति। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। कोर मुद्रास्फीति, इसको हम क्या कहते हैं? मर्म मुद्रास्फीति। कोर मुद्रास्फीति के हेडलाइन मुद्रास्फीति दर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सीपीआईसी, में से खाद्य उत्पादों और ईंधन को घटाकर मापा जाता है। यानी जो कोर मुद्रास्फीति होती है इसको मापने के लिए जो खाद्य और ईंधन होता है, यानी जो ऊर्जा होती है, उसको काउंट नहीं करते हैं। कारण क्या होता है, जो खाद्यान्न वस्तुएं होती हैं या जो ईंधन होता है ये फ्लैक्चुएट होता रहता है। मान लीजिए आज आप कोई सब्जी कितने की खरीद रहे हैं, शायद दूसरी बाजार में जाए तो वो फ्लैक्चुएट कर जाए। उसी तरीके से ईंधन भी है। तो ईंधन और खाद्यान्न वस्तुएं फ्लैक्चुएट होने के कारण हम इसे कोर इन्फ्लेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन में से अगर आप खाद्य उत्पादों और ईंधन या जिसको हम ऊर्जा कहेंगे, इसको अगर आप हटा देंगे तो आपको कोर मुद्रास्फीति या मर्म मुद्रास्फीति मिल जाती है। नीचे हेडलाइन मुद्रास्फीति लिखी हुई है। हेडलाइन मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है? यह स्फीति की एक समग्र माप है जिसमें कोर और गैर कोर मुद्रास्फीति के दोनों इनपुट शामिल होते हैं। तो कोर मुद्रास्फीति में हमने जान ही लिया है कि कोर मुद्रास्फीति क्या होती है, जहां पर खाद्य और ईंधन जो होता है उसको हम नहीं काउंट करते हैं, और गैर कोर मुद्रास्फीति में इन सभी चीजों को हम काउंट कर लेते हैं। तो कोर और गैर कोर मुद्रास्फीति के दोनों इनपुट शामिल होते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति में। ये एक व्यापक स्तर पर मुद्रास्फीति ये होती है, और इसी के माध्यम से जो है आरबीआई मुद्रास्फीति को काउंट करता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है? यह मुद्रास्फीति की एक समग्र माप है जिसमें कोर और गैर कोर मुद्रास्फीति के दोनों इनपुट शामिल होते हैं, अर्थात इसमें खाद्य उत्पाद और ईंधन में हुई स्फीति को भी शामिल किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन मुद्रास्फीति यानी सीपीआईसी जिसको हम कहते हैं। तो कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं करते हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य उत्पादों और ईंधन को भी शामिल करते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण में आपको 3 कारण मेनली देखने को मिलेंगे। एक मांग प्रेरित, दूसरा होता है पूर्ति में कमी आने के कारण, तीसरा होता है लागत में वृद्धि आने के कारण।
जब मांग में वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है वहां पर आपको वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। उसी तरीके से जब सप्लाई में कमी होती है, डिमांड ज्यादा होती है लेकिन चीजें सप्लाई नहीं हो पाती हैं तो भी कीमतें बढ़ जाती हैं और महंगाई आती है। लागत में वृद्धि यानी कोई प्रोडक्ट है उसको बनाने में अगर ज्यादा कीमत लग रही है तो सीधी सी बात है जो व्यक्ति उस वस्तु को बना रहा है तो उसको वसूलने के लिए उस वस्तु का दाम भी ज्यादा कर देता है, कीमत बढ़ा देता है। तो लागत में वृद्धि के कारण, पूर्ति में कमी के कारण और मांग में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है। ये तीन प्रमुख कारण हैं। मांग में मुद्रा जो बढ़ रही है, जो कीमत बढ़ रही है, उसके क्या कारण हैं इसको देख लीजिए। ये प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए तो मांग में वृद्धि के कारण कब इन्फ्लेशन होगी, यानी सारी चीजें एक जगह हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो ना तो पूर्ति में कमी आने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ना तो लागत के कारण। तब क्या होगा, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो मार्केट में अगर वस्तु है भी, अगर आप उसको पे ही नहीं कर पा रहे हो, अगर वो बढ़ाई हुई कीमत के साथ वस्तु बेच रहा है तो आप कैसे खरीदोगे। और यही तो रिसेशन होता है, यही तो मंदी का दौर होता है, डिप्रेशन में होता है कि चीजें बहुत सारी हो जाती हैं लेकिन खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। तो लोग जो है औने पौने दामों में क्या करते हैं, औने पौने दामों में लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को या तो बेचते हैं या तो वस्तुओं को डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं, क्योंकि उनकी लागत ही नहीं कर पा रही है जितने में लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। यही तो है डिप्रेशन। तभी तो कहा जाता है महामंदी के दौर पर अमेरिका ने कई टन गेहूं जो है वो समुद्र में फेंक दिए थे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था चीजों को खरीदने के लिए। तो मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति तभी बढ़ेगी जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है। तो मुद्रा की पूर्ति जब बढ़ जाती है और हिनार्थ प्रबंधन के द्वारा नए नोटों का छापा जाना या वेतन में वृद्धि जब होती है, इसके कारण जब पैसा ज्यादा लोगों के पास हो जाता है तो मांग में वृद्धि होने के कारकों में से ये मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। नेक्स्ट, काला धन भी एक बड़ा कारण है। जब ब्लैक मनी ज्यादा हो जाती है तो भी आप देखते हैं मांग में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि काला मनी क्या होता है, ब्लैक मनी क्या होता है कि ये सरकार के खाते में नहीं होता है। और जब मार्केट में मनी है लेकिन वो सरकार के खाते में नहीं है तो सरकार को क्या लगेगा कि शायद मार्केट में मुद्रा ना हो, क्योंकि जो मुद्रा है वो ब्लैक मनी है, वो सरकार के खाते में नहीं है। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, मुद्रा को मार्केट में और भी अपनी तरफ से लेके आती है। तो काला धन जो है ये भी मांग में वृद्धि के कारक जो है मुद्रास्फीति को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तभी तो गवर्नमेंट के द्वारा 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो यही कहा गया था कि जो मार्केट में ब्लैक मनी है, जो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, उसको लाया जाए ताकि ये जो मुद्रास्फीति है उसको कम किया जा सके। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। लगभग 98 या 99% के आसपास आरबीआई के पास जो पुरानी करेंसी थी वो वापस आ गई। खैर वो दूसरा टॉपिक है। यहाँ ये देखिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, मांग में वृद्धि करने वाले कारकों में से ब्लैक मनी बढ़ जाती है। तब सरकारी व्यय में जब वृद्धि हो जाती है, ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाता है। यानी आप देखते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो ऋणों का पुनर्भुगतान कर दिया जाता है, कर्जा माफ किया जाता है। और भी कई कारण होते हैं। जब सरकार के द्वारा आपको मनी सप्लाई की जाती है, जब आपके पास ज्यादा मनी होगा तो वो क्या करेगा, इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगा। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो भी क्या है, मांग बढ़ेगी। मान लीजिए आपके यहाँ भी 2 लोग हैं तो जितनी आवश्यकता है, अगर 4 लोग हो जाएंगे तो चीजें की और अधिक आवश्यकता होगी तो और भी ज्यादा डिमांड होगी, तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। करारोपण में कमी आ जाएगी। मान लीजिए टैक्स में कटौती होती है तो भी आपके पास पैसा ज्यादा होने लगेगा। मजदूरी वेतन में वृद्धि होगी तो भी, और उपभोग प्रतिरूप में परिवर्तन होता है तो भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। उपभोग परिवर्तन का क्या मतलब है कि किसी वस्तु का आप ज्यादा उपभोग करने लगे हैं। मान लीजिए प्रोटीन जैसी वस्तुएं हैं, हेल्थ कॉन्शियस को लेकर अगर अवेयरनेस हो जाती है तो लोग प्रोटीन वाली वस्तुएं ज्यादा जब खाने लगेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो उपभोग प्रतिरूप में जब पैटर्न में जब चेंजेस होता है तो भी आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और ये सभी कारक मांग में वृद्धि करने वाले कारकों में से हैं जो इन्फ्लेशन को इंक्रीज करते हैं। दूसरी तरफ है पूर्ति में कमी हो जाती है तो कैसे कीमतें बढ़ती हैं। तो प्राकृतिक कोई संकट आ जाता है तो सप्लाई में अगर बाधा होगी तो भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मान लीजिए बाढ़ आ जाती है आपके यहाँ और बाढ़ आने के कारण सामानें नहीं आ पाती हैं, तो जिसके पास सामानें पहले से होंगी तो वो मनमाने रेट पर जो है उन सामानों को बेचेगा। श्रमिक आंदोलन के कारण जब सामानें प्रॉपर तरीके से फैक्ट्रियों में नहीं बन पाएंगी, जब चीजें कम होंगी तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी तो भी कीमतें बढ़ जाएंगी। निर्यात अगर बढ़ जाता है और आयात में कमी आती है तो भी मुद्रास्फीति बढ़ेगी। निर्यात बढ़ जाएगा। निर्यात बढ़ने का मतलब क्या है कि जो वस्तुएं हैं आपके यहाँ, मान लीजिए गेहूं हुआ, चावल हुआ, प्याज हुआ, और ये अधिक से अधिक जो है वो दूसरे देशों में निर्यात हो गया और आपके यहाँ उन चीजों की कमी हो गई, तो उससे भी जो है मुद्रास्फीति बढ़ेगी, राइट। क्योंकि प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, जितनी लोगों की डिमांड है अगर वो फुलफिल नहीं हो पाएगी उतने प्रोडक्ट से, तो सीधी सी बात है कि उन प्रोडक्टों में क्या होता है, फ्लैक्चुएट होता है उनका रेट।
उत्पत्ति ह्रास नियम प्रभावी हो जाता है, आगे उत्पादन बढ़ने पर लागत बढ़ जाती है, तो भी आप देखते हैं मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ये सभी पूर्ति कमी करने वाले कारकों में से हम पढ़ रहे हैं जब इन्फ्लेशन बढ़ती है। कृत्रिम दुर्बलता, यानी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और वो आर्टिफिशियल तरीके से बना के मार्केट में उनकी सप्लाई प्रॉपर तरीके से की जा रही है, और एक कृत्रिम दुर्बलता यानी आर्टिफिशियल चीजें अब नहीं बन पा रही हैं, तो भी क्या होगा, पूर्ति में कमी आएगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अवसंरचना संबंधी बाधाएं, जैसे अभी हमने बताया ही था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज या फिर मानसून के कारण, मौसम ऋतु में परिवर्तन के कारण अगर चीज़ों का कम प्रोडक्शन होता है और सही से सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो फिर वहाँ पर आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। जनसंख्या में वृद्धि हमने आपको बता ही दिया, ये मांग प्रेरित भी है और पूर्ति प्रेरित वाला कारक भी है जो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, राइट। अवसंरचना से संबंध में आप और भी देख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ भंडार गृह नहीं है, तो जो जल्दी खराब होने होने वाली वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, किसान औने पौने दामों में बेच देते हैं, फिर व्यापारी खरीदते हैं, और जिनके पास भंडारण की सुविधा होती है, शीत गृह भंडारण होते हैं जिन प्राइवेट कंपनियों के पास, फिर वो अनसीजनल क्या करते हैं, उन वस्तुओं को जो है महंगे दामों में बेचते हैं। तो ये सभी इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब मार्केट में पैसा है और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि है, तो वही आपकी क्या होती है, इन्फ्लेशन होती है। लागत में वृद्धि के कारक कैसे जो है इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो लागत में वृद्धि करने वाले कारकों में से उत्पादन के जो कारक होते हैं, जैसे मजदूरी बढ़ जाती है, कच्चा माल में बढ़ोतरी हो जाती है, भूमि का जो किराया है वो अधिक हो जाता है, तो इन सब की वसूली किससे की जाएगी, प्रोडक्ट का दाम बढ़ाकर, तो वैसे में कीमत बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगी। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण भी आप देखते हैं लागत में वृद्धि होती है। यानी मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है और आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर सप्लाई चेन में गड़बड़ी होती है और रॉ मटेरियल आपके पास प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है, तो फिर क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट में कमी सीधी सी बात है कि वो इन्फ्लेशन को जनरेट करेगी, वो आपके प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा देगी। जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि होगी तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी मान लीजिए आप अभी जो अपना घर है वो मान लीजिए 20,000 25,000 रुपए में चला रहे हैं, लेकिन अब आपके पास पैसा ज़्यादा हो गया और आप अपने जीवन निर्वाह की जो लागत है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, और भी आप अपने जीवन में चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे हैं, अधिक चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे हैं, तो वैसे में जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि जब आप चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे तो मार्केट में उन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो कीमत जो उन चीज़ों की होगी वो फ्लैक्चुएट करेगी, वो बढ़ेगी। एकाधिकार लाभ में वृद्धि होगा तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। व्यापारियों का अनैतिक गठबंधन, यानी जो व्यापारी है वो अनैतिक रूप से अगर गठबंधन बना लेते हैं, अगर वो एक साझेदारी के साथ ये कहते हैं कि मार्केट में भी जो चीज़ है उसको औने पौने दाम पे खरीद लो और उसको डंप कर लो, और धीरे धीरे से हम अपने सामान को बेचेंगे। मार्केट में जब ज़्यादा सामान होगी तो सीधी सी बात है कि उसकी वैल्यू कम होगी और उसकी कीमत कम हो जाएगी। लेकिन अगर व्यापारी गठबंधन बना ले और सभी चीज़ों को डंप कर ले और वो थोड़ी थोड़ी अगर मार्केट में निकालेंगे, तो उसकी डिमांड ज़्यादा बनी रहेगी, तो फिर वो महंगी सामान बिकेगी, तो वैसे में भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो ये सभी कारण है मुद्रास्फीति के बढ़ने की, आपसे पूछा जाता है, तो इन सभी को याद रखना। अब इन सभी का क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव देख लेते हैं कि मुद्रास्फीति जब आती है तो उनका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो मुद्रास्फीति के प्रभाव में सबसे पहले देखेंगे ऋणदाता और ऋणी पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऋणदाता कौन होता है, उधार देने वाला, और ऋणी कौन होता है, उधार लेने वाला। तो जो उधार देने वाला होता है इसको नुकसान होता है, क्यों, क्योंकि ऋणदाता जब पैसा वापस करता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है। मान लीजिए कि जब इन्फ्लेशन नहीं था तब आपने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए, ठीक, तब आपके जो मुद्रा की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा थी। लेकिन इन्फ्लेशन का दौर शुरू हुआ और इन्फ्लेशन के टाइम पर कोई व्यक्ति आपको 10,000 रुपए वापस कर रहा है, तो पहले की जो 10,000 की वैल्यू थी वो तो वैल्यू नहीं है, और कोई आपको इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को काउंट करके तो उधार लौटाएगा नहीं। तो ऐसे में जो उधार देने वाले लोग होते हैं उनको नुकसान होता है, और जो ऋणी होता है, जो पहले से उधार लिए हुए होता है और मुद्रास्फीति के टाइम पर किसी को वापस करता है, उसको फायदा होता है, राइट। तो ये याद रखना, ऋणदाता को नुकसान होता है और ऋणी को लाभ होता है। कुल मांग में बढ़ोतरी होती है, जब पैसा ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, अल्पकाल में निवेश आप देखेंगे बढ़ेगा। कारण क्या है कि मुद्रास्फीति से क्या होता है, डिमांड ज्यादा होती है मार्केट में, तो व्यापारियों को एक संकेत मिलता है, जो उद्योगपतियां होते हैं उनको एक संकेत मिलता है कि भाई अब हमें उत्पादन करना चाहिए, चीजों को अधिक बनाना चाहिए, तो वैसे में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। मुद्रास्फीति उच्च होने पर कर्ज की लागत भी कम होती है, जैसे हमने बताया कि ऋणी को यहाँ पर फायदा होता है, तो जो ऋण लेता है उसको फायदा होता है, वैसे में कर्ज की लागत भी कम होती है, तो इन्वेस्टमेंट अल्पकाल के लिए बढ़ता है। अच्छा, यहाँ पर आप जो है मुद्रास्फीति में एक चीज जरूर देखेंगे कि अल्पकालीन ही यहाँ पर फायदा मिलेगा, अगर लंबे समय तक मुद्रास्फीति बहुत अधिक रहती है तो ये जो लाभ होते हैं फिर ये लाभ नहीं रह जाते, फिर इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगता है। तो अल्पकाल के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मांग में बढ़ोतरी भी होगी, उत्पादन उत्पादकता और रोजगार में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट होगा नई फैक्ट्रियां खुलेंगी तो सीधी सी बात है रोजगार जनरेट होगा। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है जो फैक्ट्रियां होंगी वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बनाएंगी।
आय पर क्या वृद्धि होगी? आय जो होती है, जो वेतन होता है, इसमें वास्तविक वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि जो वेतन बढ़ता है वो बढ़ी हुई जो कीमत होती है, जो मुद्रास्फीति के कारण जो कीमत बढ़ती है वो बैलेंस कर देती है। तो मुद्रास्फीति से आय की नॉमिनल वैल्यू भले ही बढ़ती हो, लेकिन वास्तविक जो वैल्यू होती है वेतन की वो उतनी ही रहती है, क्योंकि बढ़ी हुई जो कीमत होती है बढ़े हुए वेतन को संतुलित कर देती है, राइट। तो आय पर जो है कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, और मुद्रास्फीति के कारण देखा जाता है कि भारत में ज्यादा लोग गरीब आबादी के ही हैं, तो उनका वेतन उतना नहीं बढ़ता है जितनी महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए मुद्रास्फीति के टाइम पर आय पर जो है लोगों के नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है, अगर इसको हम व्यापक स्तर पर काउंट करने लगते हैं तो। बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, बचत बढ़ जाती है अल्पकाल के लिए, क्यों? क्योंकि जब मुद्रा की वैल्यू बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, अपने पास कम से कम मुद्रा रखने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बैंकों में पैसा पैसा जो है जमा कर दें। तो मुद्रास्फीति से अल्पकाल में बचत में वृद्धि होती है, क्योंकि रुपए की जब क्रय शक्ति कम होती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकों में रखते हैं, और लोग बार बार बैंकों में पैसा रखने जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग सू लेदर कॉस्ट भी, क्योंकि इसमें अपना जूता घिसते हुए लोगों को बार बार बैंक जाना पड़ता है। इस चीज को याद रखना। बचत क्या होती है? अल्पकाल के लिए बढ़ती है। खर्च पर क्या होगा? तो खर्च जो होता है इसमें दो बातें याद रखिएगा, एक निवेश के स्तर पर खर्च, दूसरा उपभोग के स्तर पर खर्च। तो उपभोग के स्तर पर कंपेयर करेंगे तो क्या होता है, ये घटता है, क्यों? क्योंकि जब चीजों की कीमतों में जब बढ़ोतरी होती है, जब चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो आपका जो उपभोग का जो लेवल होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। मान लीजिए 400 किलो जब टमाटर हो गए थे, तो क्या आप मार्केट से पहले जितने टमाटर लाते थे जब 40 रुपए थे, क्या उतने लाते थे? नहीं। आप 40 रुपए केजी जब टमाटर था तो शायद 1 किलो 2 किलो भी ले लेते थे, खूब भर भर के खाते थे, हर चीज में खाते थे। लेकिन जब 400 केजी हो गया तो आप आवश्यकता के अनुसार थोड़े लाते थे, या फिर जिनके पास पैसा नहीं होता था वो बिल्कुल भी नहीं लाते थे। तो उपभोग में नकारात्मक वृद्धि होती है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि कीमतें बढ़ने से हमारे उपभोग का स्तर नीचे आता है, वस्तु और सेवाओं के लिए हमें ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। लेकिन निवेश में खर्च होता है। निवेश में खर्च क्यों होता है? लोगों के पास जब पैसा होता है तो डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने के कारण जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, फैक्ट्रियों में या जो उनके उद्योग होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच सके। तो निवेश में बढ़ोतरी होती है, लेकिन उपभोग के स्तर पर खर्च में कमी होती है। टैक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोगों के पास जब पैसा होगा तो अल्पकाल के लिए देखते हैं कि मुद्रास्फीति से सकल राजस्व के मूल्यों में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार सृजित होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, नए उद्योग कारखाने खुलते हैं। तो वैसे में जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। तो ओवरऑल जो टैक्स पर प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति के दौरान, उसमें बढ़ोतरी देखी जाती है, सकल कर राजस्व के मूल्य में बढ़ोतरी होती है। कुछ अन्य भी प्रभाव हैं, जैसे आप ऊपर देखेंगे, पेज ऊपर नीचे हो गया, इसको मैं अपनी पीडीएफ में सही कर दूंगा। निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का? तो निर्यात का आकार बढ़ जाता है, मगर यह ध्यान रहे कि यहाँ निर्यात की वैल्यू घट जाती है। मुद्रास्फीति निर्यात को हतोत्साहित करती है। क्यों निर्यात को हतोत्साहित करती है? क्योंकि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो जो रुपया होता है हमारे यहाँ का, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी जब वैल्यू बढ़ नहीं जाती है, वैल्यू घट जाती है, माफ कीजिएगा। डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो निर्यात होता है वो हतोत्साही होता है, क्योंकि हम कोई देश अगर हमसे कोई चीज खरीदने आएगा तो हम वो ज्यादा हम उसको जो है हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा रुपए में, क्योंकि जब रुपए की वैल्यू घटती है कंपेयर टू डॉलर, तो हमारे हिसाब से वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए 1 डॉलर है, 1 डॉलर पहले 60 रुपए का हुआ करता था जब इन्फ्लेशन ठीक थी। तो इसका मतलब होता है कि 1 डॉलर बराबर 60 रुपए है, 60 रुपए है। और अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और इस रुपए की वैल्यू कम हो जाती है तो 1 डॉलर बराबर 80 रुपए हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि रुपए की वैल्यू का कम होना। डॉलर वही है, लेकिन हमारा जो रुपया है वो डॉलर के कंपेयर में उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसकी क्रय शक्ति कम हो रही है। जैसे हम अमेरिका से मान लीजिए कोई सामान खरीदते थे पहले, तो 60 रुपए में 1 डॉलर की सामान के लिए हम 60 रुपए देते थे, लेकिन हमारे रुपए की वैल्यू घट गई है। अब हम कोई सामान खरीदेंगे तो 1 डॉलर की वस्तु के लिए हमें 80 रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसे में जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो वैल्यू होती है करेंसी की, जो उसकी परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। तो जब कोई दूसरा देश का व्यक्ति भी हमारे यहाँ से कोई सामान खरीदने ले जाता है तो हमको ज्यादा उसको पैसा देना पड़ता है। तो एक टेंडेंसी आती है कि इस व्यक्ति को, जो हम पहले इस देश से 60 रुपए की सामान ले जाते थे, अब हमको इस व्यक्ति को 80 रुपए देना पड़ता है, राइट। तो निर्यात को ये एक स्तर पर हतोत्साहित करता है। हालांकि विदेशी आयातकों के लिए माल की कीमतें यहाँ बढ़ जाती हैं, इसीलिए निर्यात को हतोत्साहित करता है। लेकिन विनिर्माताओं के लिए घरेलू बाजारों में वस्तुओं का विक्रय अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक हो जाता है, क्योंकि घरेलू स्तर में क्या होता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है तो चीजें ज्यादा खरीदते हैं। तो घरेलू स्तर पर तो निर्यात में यहाँ पर बढ़ोतरी होती है, लेकिन ओवरऑल आप देखते हैं कि जो मुद्रास्फीति है वो निर्यात को हतोत्साहित करती है, राइट, क्योंकि विदेशी आयातकों के लिए माल की कीमतें यहाँ पर बढ़ जाती हैं।
आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयात पर तो सीधा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो हम जब किसी देश से कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो मुद्रास्फीति की वजह से किसी अर्थव्यवस्था को कम आयात और आयात प्रतिस्थापन का फायदा मिलता है, क्योंकि जब चीज़ें हमको ज़्यादा महंगी मिलती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम चीज़ें खरीदें। लेकिन ये भारत के केस में नहीं हो पाता है, क्योंकि भारत अधिकतर जो चीज़ें हैं वो दूसरे देश से इम्पोर्ट करता है अपने देशों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अगर दूसरे देशों से चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करेगा तो भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जब मार्केट में उन वस्तुओं की कमी होगी तो उनकी कीमत फ्लैक्चुएट होगी, बढ़ेगी। तो वैसे में आयात पर जो प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का, वो दोहरी मार पड़ती है भारत के ऊपर। तो आयात में वृद्धि से फिर देखते हैं भारत में चालू खाता घाटा भी बढ़ जाता है, जैसा कि भारत में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयात जो है निर्यात से अधिक होता है। आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी से विदेशी मुद्रा की डिमांड भी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये सभी चीजें हैं। अच्छा, जब आयात ज्यादा होगा निर्यात कम होगा तो जो व्यापार संतुलन है वो भी क्या होगा? अनबैलेंस होगा, वो प्रतिकूल होगा। क्योंकि व्यापार संतुलन तभी बढ़िया होता है जितना हम निर्यात कर रहे हैं और उतनी ही मात्रा में जब हम आयात करते हैं तो उसको माना जाता है व्यापार संतुलन। लेकिन हम चीजें खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो वैसे में आप देखते हैं व्यापार संतुलन जो है वो प्रतिकूल होता है, और भारत में ये चीज देखने को मिलती है। विकसित देशों में मुद्रास्फीति के संदर्भ में जो आयात निर्यात का कॉन्सेप्ट है वो अलग है, क्योंकि विकसित देश क्या करते हैं, निर्यात ज्यादा करते हैं चीजों का। तो जब चीजों का ज्यादा निर्यात करते हैं तो उनके पास पैसा ज्यादा आता है और वो आयात को प्रतिस्थापित कर देते हैं। लेकिन भारत जैसे देश विकासशील और जो अल्प विकसित देश हैं, ये आयात ज्यादा करते हैं निर्यात के कंपेयर में, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे जो व्यापार संतुलन होता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का? तो अर्थव्यवस्था अगर एक सीमा तक, जिसको हम कहते हैं हेल्दी रेंज, तो एक स्वस्थ सीमा तक मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है जिससे रोजगार का सृजन होता है। किंतु इस सीमा से बाहर ये प्रतिकूल प्रभाव डालती है। भारत के लिए जो हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन रखी गई है वो 2 से 6% के बीच रखी गई है, यानी इसको हम कहते हैं 4 ± 2। 4 जो है एक स्टैंडर्ड नंबर है। 4 से 2 बढ़ भी जाए और 2 घट जाए, बस इतना हो सकता है। इससे अगर कम ज्यादा होती है, यानी 2 से कम होगी इन्फ्लेशन तो भी वो घाटे वाली स्थिति होगी, और अगर 6 से ज्यादा होती है तो फिर इन्फ्लेशन जो है हमारे लिए, अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो जो हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है वो कितनी है? 4 ± 2, यानी 2 से 6% के बीच। सीपीआईसी यानी जो हेडलाइन मुद्रास्फीति रखी है, वार्षिक स्वास्थ्य परास को जो है आरबीआई के द्वारा 2015 में इसे निर्धारित किया गया था। हेडलाइन में हमने देखा था जहां पर कोर और गैर कोर दोनों प्रकार की वस्तुएं शामिल की जाती हैं। कोर में हमने देखा था ईंधन और खाद्य उत्पादों को माइनस कर देते हैं, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, यहाँ पर कोर और जो नॉन कोर वस्तुएं होती हैं, यानी ईंधन और ऊर्जा को भी शामिल किया जाता है। और ईंधन और ऊर्जा जो कि सबसे ज्यादा भारत में मुद्रास्फीति को फ्लैक्चुएट करती है, इसलिए जब भी मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है तो इसी हेड लाइन मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, और इसके लिए आरबीआई के द्वारा जो एक हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन डिसाइड किया गया है वो 2 से 6% के बीच है, और 2015 में इसको निर्धारित किया गया था। और अन्य भी प्रभाव हैं, जैसे उत्पादन पैटर्न में विकृति आ जाती है अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन आवश्यक वस्तुओं से गैर आवश्यक वस्तुओं की ओर स्थानांतरित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है तो आप उन वस्तुओं को भी खरीदते हैं शायद जिनकी आपको आवश्यकता उतनी ना हो। तो उत्पादन पैटर्न पे यहाँ पर विकृतियां देखने को मिलती हैं जब पैसा ज्यादा हो जाता है। तो मुद्रास्फीति का ये भी एक प्रभाव होता है। आय की असमानता बढ़ जाती है। आय की असमानता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो इनके पास पैसा होता है वो क्या करते हैं, नए फैक्ट्रियां या जिनके औद्योगिक खुले हुए होते हैं, मार्केट में डिमांड होती है तो वो अपना प्रोडक्ट बनाकर और भी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन कीमतें जब बढ़ती हैं, जिनके वेतन बहुत ही कम है, एक लिमिटेड वेतन है, उन पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक यहाँ खाई बन जाती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। तो आय की असमानता को बढ़ाता है इन्फ्लेशन, भ्रष्टाचार को ये बढ़ाता है, मुद्रास्फीति, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि को प्रोत्साहित करता है। हमने इसको एक जगह कंसाइज भी कर दिया है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है मुद्रास्फीति का प्रभाव। तो एक जगह कंसाइज कर दिया है कि कहाँ पर मुद्रास्फीति का आपको सकारात्मक रूप देखने को मिलेगा, यानी अल्पकाल में कहाँ पर बढ़ोतरी होगी और कहाँ पर इसमें स्थिति जो है और खराब होती है। तो व्यापारी को लाभ होता है क्योंकि उनकी चीजें ज्यादा बिकने लगती हैं। कृषकों को लाभ होता है, जो ऋणी होता है, ऋणी को जो है फायदा हो जाता है। उत्पादन और उत्पादकता अधिक हो जाता है, रोजगार का सृजन होता है। आयात प्रतिस्थापन को ये प्रोत्साहित करता है, सार्वजनिक व्यय को ये बढ़ाता है। तो ये सभी मुद्रास्फीति के जो हैं ये पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट किसके लिए होंगे? ये ऋणदाता के लिए हानिकारक माना जाता है, उपभोक्ता के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको वस्तुओं के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। स्थिर आय वर्ग के लिए, यानी जिसकी आय स्थिर है, उसके लिए ये नकारात्मक प्रभाव लेके आता है। पेंशन भोगियों के लिए, क्योंकि पेंशन जो गवर्नमेंट तय कर देती है उतनी ही रहती है, चीजें बढ़ जाती हैं, कीमतें उनकी बढ़
जाती हैं तो जिनको पेंशन मिल रहा होता है उनके लिए ये नकारात्मक प्रभाव पैदा करती है। निर्यात जो होता है उसको हतोत्साहित करता है, ये सार्वजनिक बचत को हतोत्साहित करता है और मजदूरी में भी निगेटिव वृद्धि देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि मजदूरी की तुलना में इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, कीमतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, राइट। तो ये सभी हमने देख लिए प्रभाव। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति बढ़ने के अन्य कुछ कारण हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल, कच्चे तेल आदि जैसे कुछ पदार्थों के मूल्य में वृद्धि होगी तो भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। बाह्य कारक जैसे युद्ध, आंतरिक अशांति, महामारी ये सभी आ जाती हैं तो जो सप्लाई चेन है उसमें व्यवधान होता है, जिसके कारण प्रॉपर हम तक जो है वस्तुएं सही समय पर नहीं पहुंच पाती, हमारी डिमांड फिर उन वस्तुओं की बढ़ने लगती है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और ऐसे में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। बिचौलियों की बढ़ी हुई संख्या और उनके द्वारा मुनाफे के रूप में बड़ी मात्रा में पैसा कमाना का जो टारगेट होता है ये भी इन्फ्लेशन को जनरेट करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ व्यापारियों द्वारा अपनाई जाने वाली कर्टालाइजेशन जो प्रथा होती है जिसमें उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाया जाता है, यानी जो व्यापारियों का जो गठबंधन होता है कि हम क्या करेंगे, चीज़ों को डंप कर लेंगे और फिर धीरे धीरे मार्केट में उनको बेचेंगे ताकि उनके दाम जो हैं वो बढ़े हुए रहें, वो कम ना हो। तो उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचा के जब व्यापारियों द्वारा एक कर्टलाइजेशन प्रथाओं को शुरू किया जाता है, एक नकारात्मक गठबंधन बनाया जाता है तो वो भी इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। भारत की ऊर्जा मांगों की पूर्ति हेतु आयात पर अत्यधिक निर्भरता, आप जानते हैं भारत अपनी ईंधन की जो आवश्यकता है वो ज़्यादातर आयात पर निर्भर है और इसके कारण भी क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। क्योंकि ईंधन से क्या होता है, सप्लाई चेन प्रॉपर चलती है। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो आप देखते हैं कि जो अन्य सामानें हैं उनमें भी बढ़ोतरी आ जाती है। तो ये कुछ अन्य कारण भी हैं मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, तो इसके कुछ नियंत्रित करता उपाय हैं, जैसे आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है, सरकार के द्वारा राजकोषीय उपाय किए जाते हैं, कुछ प्रशासनिक उपाय भी हैं और कुछ अन्य उपाय भी हैं इनके अलावा भी। अच्छा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का सीधा सा मतलब क्या है कि जो लोगों के पास पैसा है, जो मार्केट में मनी है, उसको जो है कम किया जाए, उसको सोख लिया जाए, राइट। तो आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई जो है मुद्रा की मात्रा और साख नियंत्रण के द्वारा मार्केट में जो पैसा है उसको खींच सकता है। इसके लिए आरबीआई मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के प्रयोग कर सकता है। मात्रात्मक प्रयोग में क्या होता है, जो मार्केट में मनी सर्कुलेट हो रही है इसको कम किया जाता है, तो इसमें बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है। रिवर्स रेपो रेट और जो रेपो रेट होता है उसको बढ़ा दिया जाता है। सीआरआर यानी जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, सैचुरेटरी रेशियो होता है, समधिक तरलता अनुपात जिसको कहते हैं, इन सब में वृद्धि कर दी जाती है। हम जब मुद्रा और बैंकिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि बैंक दर का मतलब क्या होता है। बैंक दर वैसी दरें होती हैं जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकें जो हैं वो आरबीआई से उधार लेती हैं। हम पैसा किससे उधार लेते हैं, हम पैसा जो उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, वो आरबीआई से नहीं लेते हैं, हम पैसा लेते हैं वाणिज्यिक बैंकों से, जैसे पीएनबी हो गया, ठीक, आईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, जो एसबीआई हो गया, ये सभी बैंकें वाणिज्यिक बैंकें हैं। तो हम इन बैंकों से क्या लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं। और वाणिज्यिक बैंकें किससे उधार लेती हैं, आरबीआई से। अब आरबीआई अगर अपना इंटरेस्ट ऑफ रेट बढ़ा देती हैं तो ये जो वाणिज्यिक बैंकें हैं ये पैसा कम लेंगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब वाणिज्यिक बैंकें अपना इंटरेस्ट ऑफ रेट बढ़ाती हैं तो फिर हम लोग बैंक से पैसा कम लेते हैं। वैसे आरबीआई से भी पैसा ये कम लेंगी जब बैंक ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो वैसे में जब वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा कम होगा तो फिर ये हमको भी पैसा कम देंगी, या फिर ये भी क्या करेंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के हमको पैसा देंगी। तो ऐसे में मार्केट में जो मनी व्यापक स्तर पर बढ़ती है उसको कंट्रोल किया जाता है, राइट। तो बैंक दरों में वृद्धि करके रेपो व रिवर्स रेपो दर में क्या किया जाता है, वृद्धि की जाती है। जो रेपो रिवर्स रेपो रेट होता है ये इसको कहते हैं हम लोग ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब होता है अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जब वाणिज्यिक बैंकें रिजर्व बैंक से पैसा लेती हैं तो उसको कहते हैं हम लोग रेपो रेट। और इसी का अपोजिट हो जाता है जब आरबीआई क्या करती हैं, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं उनसे जो है ओवरनाइट पैसा उधार लेती हैं इंटरेस्ट ऑफ रेट देकर, तो उसको कहते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। और ये सभी मैकेनिज्म क्या है, ये सभी मैकेनिज्म अपनाया जा रहा है कि मार्केट से पैसे को कैसे जो है वापस खींचा जाए। तो दो तरीके से होता है, या तो लोगों से डायरेक्ट पैसा खींच लो, और दूसरा तरीका होता है कि पैसा जो सर्कुलेट होता है वो बैंकों से होता है। तो इन जो बैंकें जो हैं, वाणिज्यिक बैंकें हैं, उनसे जो पैसा है वो आरबीआई के पास चला जाए, राइट। तो ऐसे में बैंक दर में वृद्धि, रिवर्स और रेपो जो रेट होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, इसमें भी बढ़ोतरी होती है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के अनुसार जो है कुछ अपना जो रिजर्व है, जो कैश है, उसको रखना पड़ता है। अब अगर कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई बढ़ा देता है तो वैसे में वाणिज्यिक बैंकों को अधिक पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। तो वाणिज्यिक बैंकों के पास जब पैसा कम होगा तो ये अपना इंटरेस्ट ऑफ रेट बढ़ा देंगी, और ऐसे लोगों में जो है, लोगों के पास जो पैसा ज़्यादा जा सकता था उसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। फिर होता है एसएलआर। एसएलआर का क्या मतलब होता है, समधिक तरलता का अनुपात का क्या मतलब होता है। यहाँ पर वाणिज्यिक बैंकों को जो है कुछ पैसा जो है अपने पास रखना होता है ताकि
तरलता जो लिक्विडिटी है वो बनी रहे, जोखिम ना हो, लोग जो पैसा जमा कर रहे हैं अगर मान लीजिए कोई क्राइसिस आता है तो उनका पैसा ना डूबे। एक एक अनुपात में पैसा अगर बैंकों के पास होगा और जब कोई क्राइसिस आएगा तो वो पैसा जो है लोगों का जो जमा हुआ पैसा होगा वो कम से कम वो बैंक लौटा सकेगी। तो ऐसे में एक एक अमाउंट ऑफ जो रेशियो है वो वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास भी रखना होता है, इसमें पैसा भी रखना होता है, स्वर्ण या विदेशी मुद्रा के रूप में भी पैसा जो है बैंकों को रखना पड़ता है। तो इसमें अगर बढ़ोतरी हो जाएगी, तो अगर एसएलआर में भी बढ़ोतरी होती है तो पैसा ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा अपने पास भी। तो वैसे में जो लोगों को जो देने के लिए पैसा होगा वो कम होगा, जब पैसा कम होगा तो सीधी सी बात है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और कम पैसा लोगों तक पहुंच पाएगा। तो ऐसे में भी इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। बस इन्फ्लेशन रोकने का सीधा सा मतलब है कि कैसे भी करके मार्केट से पैसे को जो है वो खींचा जाए, मार्केट से पैसे को कम किया जाए, राइट। ये तो हो गए कुछ मात्रात्मक उपाय, और कुछ गुणात्मक उपाय भी आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं, जैसे खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय करके। यानी यहाँ पर क्या किया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में कुछ प्रतिभूतियां होती हैं, उनको जो है आरबीआई जारी करती है और लोग क्या करते हैं, पैसा देकर इन प्रतिभूतियों को कुछ इंटरेस्ट ऑफ रेट में खरीद लेते हैं। तो ये भी एक मैकेनिज्म होता है, इसको कहते हैं गुणात्मक उपाय, खुले बाजारों में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। विमुद्रीकरण का क्या मतलब होता है, पुरानी मुद्रे की जगह नई मुद्रा का लाना। इससे क्या होता है, जो काला बाजारी होती है, जो जमाखोरी होती है जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है, अवैध मुद्रा जो मार्केट में सर्कुलेट होती है उस पे जो है नियंत्रित किया जाता है विमुद्रीकरण के द्वारा। हालांकि ये जो मौद्रिक उपाय हैं ये सभी सफल तभी हो सकते हैं जबकि मुद्रास्फीति संरचनात्मक न होकर सिर्फ मांग प्रेरित हो। यानी जो मौद्रिक उपाय किए जा रहे हैं ये मांग को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मांग को खत्म करने के लिए। मांग को कब खत्म किया जा सकता है, खत्म यहाँ थोड़ा सा शब्द जो है ज्यादा वैसा हो जा रहा है, मांग की जगह मांग को खत्म की जगह रखिए मांग को नियंत्रित। मांग को नियंत्रित कब किया जा सकता है, जब लोगों के पास पैसा जो है वो कम होगा। तो यहाँ पर मांग प्रेरित जो मुद्रास्फीति है वो कम होगी, लेकिन संरचनात्मक अगर मुद्रास्फीति है कि प्राकृतिक आपदा आ गई और चीजें जो हैं वो सप्लाई नहीं हो पा रही हैं, तो वैसे में फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो ये है ये काम नहीं करती है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि मौद्रिक उपाय तभी सफल होता है जब मुद्रास्फीति जो है संरचनात्मक न होकर मांग प्रेरित होती है, क्योंकि मांग तभी ज्यादा होती है जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है। लेकिन जब चीजों की जो आवश्यकता है वही लोगों तक नहीं पहुंचेंगी तो वैसे में पैसा कम भी होगा तब भी जो है लोग जो है अधिक कीमत पर जो है उन सामानों को खरीदने के लिए तैयार होंगे। मान लीजिए जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, गेहूं, आटा, दाल, चावल, इनमें अगर बढ़ोतरी होती है तो क्या लोग इनको खरीदना बंद कर देंगे? इनको खरीदेंगे नहीं तो लोग खाएंगे क्या? तो वैसे में जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति है वो होगी तो फिर हम इस मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को नहीं रोक पाएंगे। इन्फ्लेशन को इन मौद्रिक उपायों से तभी रोक पाएंगे जब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति मार्केट में होगी, राइट। दूसरा उपाय है राजकोषीय उपाय, जो सरकार के द्वारा लाया जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि मौद्रिक उपाय किसके द्वारा लाया जाता है इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए, तो आरबीआई के द्वारा। और जो राजकोषीय उपाय लाया जाता है वो भारत सरकार के द्वारा लाया जाता है। सरकार विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं आदि में होने वाले व्यय में कमी कर सकती है। यानी सरकार जो अभी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही थी मार्केट में या डिफरेंट डिफरेंट योजनाओं में, उनमें कमी कर सकती है, तो उससे भी इन्फ्लेशन रुक सकता है। सरकार जो है प्रत्यक्ष या जो अप्रत्यक्ष कर हैं, जो टैक्स हैं, उनमें बढ़ोतरी कर सकती है ताकि लोगों से ज्यादा पैसा खींचा जा सके। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि कर सकती है, विशेषतः सरकार द्वारा निजी व्यक्तियों से ऋण ले सकती है। जब निजी व्यक्तियों से सरकार ऋण लेगी तो निजी व्यक्तियों के पास पैसा कम होगा, जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो सीधी सी बात है निजी व्यक्ति जो है क्या करेंगे, पैसे को सर्कुलेट मार्केट में कम करेंगे, तो फिर मार्केट में पैसा भी कम होगा और उससे इन्फ्लेशन रुक सकती है। तो सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करके भी हम इन्फ्लेशन को रोकते हैं। ये सरकार के द्वारा किया जाता है, विशेषकर सरकार निजी व्यक्तियों से यहाँ पर ऋण लेती है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में कमी करके, घाटे में वित्तीय व्यवस्था कब की जाती है, जब सरकार अधिक व्यय करने के बारे में सोचती है तभी घाटे की वित्तीय व्यवस्था या घाटे वाली जो प्लानिंग है वो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। तो अगर घाटे की वित्तीय व्यवस्था में कमी की जाएगी तो सीधी सी बात है जो सरकारी व्यय है वो भी कम होगा। जब सरकार के द्वारा व्यय कम किया जाएगा तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है, राइट। प्रशासनिक उपाय भी हैं। खाद्य तेल, प्याज, दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि ये सभी आवश्यक वस्तुएं हैं। अगर इनका हम दूसरे देश में निर्यात कर देते हैं तो फिर इनकी कमी हमें अपने देश में देखने को मिलती है। जब वस्तुओं की कमी होती है और उनकी डिमांड ज़्यादा होती है तो फिर उनकी कीमत बढ़ जाती है। तो वैसे में खाद्य तेल, प्याज और दालें जो हैं इनके निर्यात को प्रतिबंधित किया जा सकता है। कुछ आवश्यक वस्तुओं के वैध व्यापार पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यही सब चीज़ें हैं कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको जो है निर्यात न किया जाए
उनको जो है मार्केट में सर्कुलेट होने दिया जाए, निजी व्यापारियों के द्वारा जो है उनको डंप ना किया जाए। ये सभी उपाय जो है प्रशासन के द्वारा अपनाए जा सकते हैं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। जो पीडीएस सिस्टम होता है उसके लीकेज को कम किया जा सकता है, वो लीकेज ना हो, यानी ये प्रॉपर लोगों तक जो पीडीएस के द्वारा चीजें पहुंचती हैं वो उन तक जो है आसानी से पहुंचे, ताकि जो वस्तुओं की डिमांड है वो बहुत अधिक ना हो, राइट। जैसे रसनिंग के माध्यम से सरकार गेहूं चावल वगैरह देती है, तो अगर गेहूं महंगा भी होता है मार्केट में, लेकिन सरकार एक अमाउंट में लोगों को जो है पर्याप्त रूप से गेहूं चावल प्रोवाइड कर देती है, तो गेहूं चावल की जो डिमांड है मार्केट में उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो इसमें ये आप आसानी से कह सकते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अगर लीकेज को रोका जाए और प्रॉपर तरीके से जो रसनिंग है उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो भी मुद्रास्फीति में नियंत्रण ला सकते हैं, राइट। अन्य भी चीज़ें हैं, जैसे महंगाई के लिए जिम्मेदार जो उत्पाद हैं उनको आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिनकी ज़्यादा डिमांड है, जब डिमांड ज़्यादा होती है और उनकी सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, उनका उत्पादन कम होता है, तो फिर कीमत उनकी बढ़ जाती है। तो जो महंगाई को बढ़ा रहे हैं वैसे जो उत्पाद हैं उनके उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। इनका हम आयात भी कर सकते हैं दूसरे देशों से, ताकि इसकी जो सप्लाई है वो बनी रहे। बचत को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि जो लोगों के पास पैसा ज़्यादा है वो बैंकों में जमा कर दें। कीमत नियंत्रण कर सकते हैं सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही अपनाकर, कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है जिसका रेट लगातार बढ़ रहा है, तो सरकार के द्वारा भी डिसीजन लेके उनकी कीमतों को जो है एक एक नंबर ऑफ अमाउंट जो है वो फिक्स कर दिया जाए, ताकि वो बहुत फ्लैक्चुएट ना करें। राशन व्यवस्था को बढ़ाकर, जैसा कि हमने आपको बताया है कि पीडीएस लीकेज को कम करके और इसको प्रॉपर तरीके से इसका इम्प्लीमेंट करके भी हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित में ला सकते हैं। तो ये हो गया कुछ मौद्रिक उपाय आरबीआई के द्वारा आपसे पूछा जाता है बार बार। तो चाहे वो कैश रिजर्व रेशियो हो, एसएलआर हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, बैंक दर हो, इन सभी में वृद्धि करके जो है हम इन्फ्लेशन को रोकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा जो प्रतिभूतियां होती हैं उनका क्रय विक्रय करके हम इन्फ्लेशन को रोकते हैं। सभी मौद्रिक उपाय हैं। विमुद्रीकरण करके, यानी मुद्रा जो पुरानी चलती है उसको हम प्रतिस्थापित करके नई मुद्रा को लाएं, ताकि कालाबाजारी और जमाखोरी को हम नियंत्रित कर सके और वैसे में इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर लें। राजकोषीय उपायों में हमने क्या क्या देखा? सरकारी व्यय को कम किया जाए, करारोपण को बढ़ाया जाए, करारोपण को बढ़ाने के अलावा सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करके और घाटे की वित्तीय व्यवस्था को कम करके हम इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं। प्रशासनिक उपाय में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको जो है निर्यात ना किया जाए, वस्तुएं जो हैं प्रॉपर मार्केट में सर्कुलेट हों, इसके लिए उन आवश्यक वस्तुओं को निजी व्यापारियों के द्वारा डंप ना किया जाए, ऐसी व्यवस्थाएं हम अपना सकते हैं। जो भी उत्पाद महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं उनके उत्पादन को बढ़ा दे, चाहे तो उत्पादन बढ़ा दे, अगर उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो उन वस्तुओं को हम दूसरे देशों से क्या कर ले, इंपोर्ट कर ले। बचत को प्रोत्साहित करें और कीमत नियंत्रण भी हम ला सकते हैं। कोई चीज़ अधिक अगर कीमत उसकी लगातार बढ़ती जा रही है तो सरकार जो है उनकी कीमतों को नियंत्रित भी कर सकता है। अब मुद्रास्फीति को मापन के दो तरीके हैं, एक है थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को खुदरा या फुटकर मूल्य सूचकांक भी कहते हैं और इसी को हम हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहते हैं, राइट। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ही हम लोग हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं, जिसमें सेवाओं के साथ साथ हम वस्तुओं को काउंट करते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं इसमें मुद्रास्फीति के मापन में। पहले देखते हैं हम लोग थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है। थोक मूल्य सूचकांक थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाली औसत परिवर्तन को मापा जाता है, यानी जो थोक वस्तुएं होती हैं जो डायरेक्ट फैक्ट्री में बनती हैं, मार्केट में एमआरपी पे रेट में नहीं आती हैं, वैसे में जो थोक वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतों में होने वाला जो औसत परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक। इसका आधार वर्ष है 2011-12। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आधार वर्ष थोक मूल्य सूचकांक का 2011-12। थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाला औसत परिवर्तन थोक मूल्य सूचकांक कहलाता है। थोक मूल्य सूचकांक को पब्लिश कौन करता है? तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा, जो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुओं की कीमत को यहाँ पर आंका जाता है, मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक की बास्केट में कुल 997 वस्तुएं हैं प्रेजेंट टाइम में, जिसमें सर्वाधिक विनिर्मित वस्तुएं हैं और उसके बाद देखेंगे जो खाद्यान्न वाली वस्तुएं होते हैं जिनको प्राथमिक वस्तुओं में हम रखते हैं। फिर जो ईंधन है, ऊर्जा है और बिजली है उसको हम लोग WPI बास्केट में रखते हैं, होल प्राइस इंडेक्स में रखते हैं। तो कुल 797 वस्तुएं हैं, जिसमें सबसे ज्यादा किसका भारांश है? विनिर्मित उत्पादों का। नेक्स्ट खाद्यान्न वस्तुओं का, जिनको हम प्राथमिक वस्तुओं के रूप में यहाँ पर काउंट करते हैं। उसके बाद ऊर्जा और बिजली का।
वस्तुओं के मूल्यों की गणना में अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, जो WPI होता है, होल प्राइस इंडेक्स होता है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सों को शामिल नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो ज़्यादातर लगते हैं वो सेवाओं में लगते हैं, सर्विस सेक्टर में लगाया जाता है। चूंकि होल प्राइस इंडेक्स में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, वैसे में आप देखोगे कि इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। तो WPI में, होल प्राइस इंडेक्स में, ना तो सेवाएं शामिल होती हैं, ना ही इनडायरेक्ट टैक्स। इस प्रकार यह सूचकांक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादक मूल्य सूचकांक के समान हो जाता है। अब हम देखते हैं CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग खुदरा या फुटकर मुद्रा मूल्य कहते हैं। यानी अब फैक्ट्री से निकलकर सामान मार्केट में आ गया है, MRP रेट पे आ गया है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, जो हम लोग हैं, जो वस्तुएं खरीदते हैं मार्केट से, उनके लिए जो हम भुगतान करते हैं, तो उसमें जो औसत परिवर्तन आता है कीमतों का, वो होता है हमारा फुटकर बाजार मूल्य सूचकांक, जिसको हम लोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या खुदरा मूल्य सूचकांक कहते हैं। खुदरा मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2012 है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, उसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। याद रखिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि CPI किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कार्यक्रम मंत्रालय के। वस्तुओं एवं सेवाएं यहाँ पर दोनों को शामिल किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, इसलिए यहाँ आप देखेंगे अप्रत्यक्ष करों को भी शामिल किया जाता है। तो सर्विस यहाँ पर इंक्लूड होती है, तो इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड हो रहा है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI के द्वारा CPI का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने बताया भी था कि जो मुद्रास्फीति के लिए जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 2015 में 2 से 6% के बीच रखा गया। और जो इन्फ्लेशन का ये जो रेट रखा गया है वो किस आधार पर है? CPI के आधार पर है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को दोनों शामिल किया जाता है। भारत में जो इन्फ्लेशन बढ़ता है ज़्यादातर खाद्यान्न वस्तुओं के कारण बढ़ता है, इसलिए जब भी RBI के द्वारा ये मौद्रिक उपाय किए जाते हैं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, तो CPI को ध्यान में रखा जाता है, जहाँ पर खाद्यान्न और खाद्यान्न की वस्तुएं, बाकी जो अन्य ईंधन, ऊर्जा है, ये जो लगातार फ्लैक्चुएट होते हैं, ताकि इनको ध्यान में रखते हुए जो है मॉनेटरी पॉलिसी RBI के द्वारा बनाई जाए। राइट, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कोर मुद्रास्फीति क्या होती है? कोर मुद्रास्फीति क्या होती है? यहाँ पर ईंधन और जो खाद्यान्न वस्तुएं होती हैं उनको घटाया जाता है। वहीं हेडलाइन जो मुद्रास्फीति होती है CPIC, इसमें हम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं, और वस्तुओं में से हम ईंधन और खाद्यान्न वस्तुएं जो होती हैं उनको भी काउंट करते हैं। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI के द्वारा जो है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रखा जाता है। CPI बास्केट में क्या होता है? तो इसमें आवास, शिक्षा, चिकित्सीय देखभाल जो सेवाएं हैं, जो WPI के बास्केट में नहीं हैं, ये भी यहाँ पर शामिल होती हैं। और इसके अलावा खाद्य पेय पदार्थ, ईंधन व प्रकाश आदि वस्तुएं भी शामिल होती हैं, क्योंकि हमने बताया CPI में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। भारत में 4 प्रकार के आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मिलेंगे, जिसमें से जो ऊपर के 3 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं, जैसे पहला है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, दूसरा है कृषि श्रमिकों के लिए, और तीसरा है ग्रामीण मजदूरों के लिए। तो ये जो ऊपर के 3 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा इनकी गणना की जाती है, इनको संकलित किया जाता है। और जो आखिरी का है शहरी गैर शारीरिक श्रमिकों के लिए जो CPI की गणना की जाती है, इसका जो संकलन है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा संकलित किया जाता है, जो अब NSO के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। NSO मतलब नेशनल स्टैटिकल जो ऑफिस होता है, उसके द्वारा शहरी गैर शारीरिक श्रमिकों के लिए CPI की गणना की जाती है, इसको संकलित किया जाता है। ऊपर के जो 3 CPI हैं उनकी गणना जो है श्रम रोजगार एवं मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के द्वारा किया जाता है, और तीनों में आप देख रहे हैं श्रमिक इंक्लूड हैं, तो ऐसे में आप इसको याद रख सकते हैं। इस तरीके से मुद्रास्फीति को तो हमने डिटेल में पढ़ लिया। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक हमने इसमें और इंक्लूड किया है, व्यापार चक्र का। व्यापार चक्र 4 भागों में डिवाइड होता है। एक मंदी, जिसको कहते हैं डिप्रेशन। मंदी का दौर होता है, तो इसमें मांग जो है वो निम्नतम होती है। कारण क्या होता है कि मार्केट में मनी जो है बिल्कुल ही नगण्य हो जाती है, लगभग गायब हो जाती है। तो मनी नहीं होगी तो लोग जो है कैसे डिमांड करेंगे? मुद्रास्फीति की यहाँ निम्नतम दर होती है, यानी इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं होता है, मार्केट में पैसा खत्म होता है। बेरोजगारी का उच्च स्तर होता है। सीधी सी बात है, जब मार्केट में पैसा नहीं होगा तो नए उद्योग कारखाने नहीं खुलेंगे। जो कारखाने उद्योग होंगे भी और उनमें जो व्यक्ति काम कर रहे होंगे, तो उसमें भी छटनी होने लगती है, ताकि कंपनी को जो है पैसा कम से कम खर्च करना पड़े। तो ऐसे में मंदी का दौर आता है जब मांग जो है मार्केट में बिल्कुल निम्नतम होती है। जब मांग नहीं होगी तो जो सप्लाई है, जो डिमांड है, जो प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्रियों में, वो भी बंद हो जाएगा। मुद्रास्फीति यहाँ निम्नतम होती है, बेरोजगारी का उच्च स्तर होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो महामंदी आई थी वो 1929 में आई थी, इस बात को याद रखना। मंदी से उबरने के लिए रिकवरी आता है। रिकवरी जो होता है वो मंदी के दौर से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। इसमें सरकार जो होती है मांग और उत्पादन बढ़ाने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक कदम उठाती है।
लेकिन ये जो प्रयास किए जाते हैं सरकार के द्वारा, राजकोषीय और मौद्रिक कदम, अगर इनको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो मार्केट में एक उछाल और बूम आता है। तो रिकवरी के दौरान किए जा रहे प्रयासों का अनियंत्रित होना मांग में त्वरित और दीर्घकालिक बढ़ोतरी उत्पन्न करते हैं। मांग उच्चतर स्तर तक पहुंच जाती है और प्रॉपर अगर सप्लाई नहीं होती है तो फिर मार्केट में ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। मांग और आपूर्ति में ये असंतुलन पैदा करते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग उछाल या बुम। यानी रिसेशन या डिप्रेशन से निकलने के लिए जब सरकार के द्वारा अतिरिक्त प्रयास किया जाता है, जब मार्केट में मनी को सप्लाई किया जाता है और इसको अगर नियंत्रित तरीके से सही से नहीं किया जाता है तो फिर एकदम से अचानक से क्या होती है, डिमांड बढ़ती है और सप्लाई प्रॉपर तरीके से उन वस्तुओं के न होने के कारण मार्केट में एक बूम देखा जाता है और ये भी एक इम्पैक्ट पैदा करता है और इन्फ्लेशन को ये जनरेट करता है, राइट। अगला है प्रतिसार। प्रतिसार का मतलब होता है रिसेशन। रिसेशन क्या होता है, ये कुछ डिप्रेशन जैसा ही होता है, मंदी जैसा ही होता है, हालांकि इसका जो प्रभाव होता है वो मंदी की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। तो इस तरीके से व्यापार चक्र के 4 भाग होते हैं, मंदी, रिकवरी, बूम और रिसेशन, राइट। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो सभी मुद्रास्फीति से संबंधित हमने आपको समझाए हैं। क्लास बेशक लंबी हुई है लेकिन यहाँ से कुछ छूटेगा नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मुद्रास्फीति से किसी भी तरीके का प्रश्न बने वो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। बाकी जो बच्चे संकल्प बैच से जुड़ना चाहते हैं 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो जुड़ सकते हैं। नंबर है 6306473800 और इसकी फीस केवल 499 है, राइट। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़िए, जहाँ है वहाँ सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।